डेंगू एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर साल आती है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स इसके बारे में अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है इसके अवेयरनेस के बारे में। लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर है। लोग कोशिश भी करते हैं, कुछ कुछ हद तक बचाव भी करते हैं, पर फिर भी वो क्या रीज़न है कि डेंगू हर साल आता है। हमारे आसपास में, हमारे घर में डेंगू के केसेस नज़र आते हैं और इसके अलावा कई बार ये सीवियर होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो रही है डेंगू के केसेस में। तो आइए जानते हैं इस डेंगू सीरीज़ में डेंगू क्या है, ये कैसे होता है, मच्छर कौन सा है जिसकी वजह से ये होता है, उस मच्छर को हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लार्वा को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं जो डेंगू के लिए अवेलेबल है, कौन कौन से घरेलू उपचार हैं जो डेंगू के लिए अवेलेबल हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज़ के अंदर बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे डेंगू के बचाव के बारे में। वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें अपने आसपास, अपने एरियाज़ में डेंगू के प्रति सतर्क होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे डेंगू से बचाव के साथ साथ वो ऐसी क्या आदतें हैं जिनको बदलने से हम डेंगू से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। मैं डॉक्टर दिशा मीना, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपसे इस डेंगू सीरीज़ में बात करूंगी डिटेल में डेंगू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एपिसोड 1 को, जिसमें हम जानेंगे डेंगू क्या है, कि डेंगू कैसे होता है, कौन से मच्छर से होता है, उस मच्छर की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होती है अपने। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिसको डेन नाम के वायरस से होती है। इसके 4 टाइप के सब वेरिएंट्स होते हैं, डेन 1, 2, 3, 4। अगर हम देखें कि इंसानों के अंदर डेंगू कहाँ से आता है, इंसानों के अंदर डेंगू आता है मच्छर से, जिसे हम बोलते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, जो एक मच्छर के काटने से इंसानों को होती है। उसमें और बीमारियां भी आती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बट आज हम सिर्फ डेंगू के बारे में बात करेंगे। डेंगू जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का नाम होता है एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस। जो एडिस इजिप्टाई मच्छर है, क्या खास बातें हैं इस मच्छर की जो हम सबको याद रखनी चाहिए, जिससे हम डेंगू से अपना बचाव कुछ हद तक कर सकते हैं। एडिस इजिप्टाई मच्छर जो है, इस मच्छर की अगर हम स्टेज की बात करें, जो इसकी लाइफ साइकिल है, जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं, तो सबसे पहले जैसे इंसानों के अंदर होता है, सबसे पहले एक भ्रूण बनता है, वो भ्रूण 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद वो एज अ बच्चा बाहर आता है और उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो इंसान में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में काफ़ी साल लगते हैं। इसी तरीके से एक मच्छर की अगर हम साथ की बात करें, तो जो मादा मच्छर होती है वो अपने अंडे, जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, साफ पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है, वहाँ ये मादा मच्छर अपने अंडे देती है। ये अंडे धीरे धीरे जब इनको पानी मिलता है, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये प्यूपा बनते हैं। प्यूपा के बाद ये एक एडल्ट मस्किटो, जैसे हम एक नॉर्मल मच्छर जो है उसमें ये कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं। ये जो पूरी साइकिल है इस मादा मच्छर की, साइकिल को बनने में लग जाते हैं 7 से 10 दिन। अब ये जो मच्छर जो बन के बाहर आया है, इस मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है, पूरी ज़िंदगी की बात करें तो लमसम 3 हफ्ते के आसपास इस मच्छर की लाइफ साइकिल होती है। अब बात यहाँ जानने वाली ये है कि क्यों ज़रूरी है हमें मच्छर की इन स्टेजेस के बारे में पता होना। ये इसलिए ज़रूरी है, जब हम इस वीडियो के लास्ट एपिसोड में बचाव के बारे में बात करेंगे, तब ये स्टेजेस ज़रूरी होंगी हमारे लिए याद रखना। बिकॉज जब हम मच्छर से बचाव की बात करते हैं, तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, हम जितने भी बचाव लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं डेंगू के अंदर, वो हम अलग अलग लेवल पे लेते हैं। हम लार्वा से भी बचाव करते हैं, हम जो एडल्ट मच्छर बन गया उससे भी बचाव करते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब बात करते हैं ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस मच्छर का कि ये सिर्फ डेंगू को कॉज कर रहा है, या फिर हम बात करें कि कैसे हम इसको पहचानें अगर हमारे घर के अंदर है। कई लोगों का ये सवाल आता है कि भाई हमारे घर में तो मच्छर है ही नहीं, या फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आप उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो एडीज मच्छर है, इसको टाइगर मच्छर भी बोला जाता है, टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जैसे टाइगर की बॉडी पे सफ़ेद तरह की धारियाँ होती, ठीक इसी तरह इस मच्छर की बॉडी के ऊपर भी आपको वाइट कलर की स्ट्रिप्स मिलेंगी, मतलब सफ़ेद धारियाँ मिलेंगी। तो अगर आप घर में अपने ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको ये मच्छर आप आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप इसे पहचान सकते हैं कि ये डेंगू का ही मच्छर है जो आपके घर में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस मच्छर की क्या है, ये मच्छर ज़्यादातर
मॉर्निंग वाले टाइम पे जो सुबह का टाइम है, सूर्य उदय के 2 घंटे बाद का टाइम और शाम का समय, ये मच्छर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा ये मच्छर उसी टाइम पे काटता है। कई बार ऐसे जो मलेरिया का मच्छर होता है वो जनरली रात में काटता है, ये मच्छर जो है नाइट में, रात में भी काटता है, बट सबसे ज़्यादा जो जो इसकी एक्टिविटी देखी गई है इस मच्छर की, वो सुबह के समय और शाम के समय है। ये जानना क्यों ज़रूरी, इस बात को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमारे घर में तो मच्छर है ही नहीं, हमने तो सबको साफ़ सफाई रखी, उसके बाद भी हमारे घर में ये डेंगू कैसे हो गया। उसका रीज़न है, अगर आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, आप जॉगिंग करने जाते हैं, आप वॉक करने के लिए जाते हैं, आप जनरली किस समय जाते हैं? आप मॉर्निंग वाले टाइम जाते हैं, सुबह के टाइम, सूरज उदय होने के कुछ समय बाद तक लोग पार्क में रहते हैं, बच्चों को भी उसी समय घुमाते हैं, और शाम वाला समय, इस समय लोग ज़्यादातर पार्क में रहते हैं। अब अगर आपके घर बिल्कुल साफ़ है, आपके घर में ही मच्छर नहीं है, बट अगर आप अपने साथ में पर्सनल प्रोटेक्शन, आपने क्रीम्स नहीं लगाई हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लास्ट एपिसोड में, अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं तो डेफिनेटली ये मच्छर आपको वहाँ से भी काट सकता है। तो हमें ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों के बारे में कि ये मच्छर स्पेसिफिकली सुबह और शाम को काटता है। तीसरी बात इस मच्छर की जो इम्पोर्टेंट है, ये जो डेंगू का जो मच्छर है, ये जो अंडे देता है, जो फीमेल मादा होती है, इसके जो एग होते हैं, ये बहुत समय तक सूखे, अगर ये सूखे इन्वायरमेंट में रहे, ड्राई इन्वायरमेंट पे, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसे एग्जांपल मैं आपको देकर समझाती हूँ। आपने सुना होगा कूलर्स के केस में हमें बोला जाता है कि हर 7 दिन में कूलर का पानी चेंज करना है। तो लोग पानी चेंज करते हैं, पानी चेंज करते हैं, उसमें नया पानी भर देते हैं, बट उसके बाद भी उसमें उसका डेंगू का लार्वा खत्म रहता है, वो खत्म नहीं होता। क्यों? उसका रीज़न है बिकॉज जो डेंगू का जो मादा मच्छर है, इसकी क्वालिटी है, ये जो अपने एग है, इसके अंडों को ये, जितने भी हमारे आर्टिफिशियल कंटेनर होते हैं जहाँ पे भी हमारा पानी ठहरा हुआ पानी है, साफ़ पानी है, ये वहाँ जाकर अंडों को दे देती है। अब कूलर के केस में भी अगर ये उसके कोनों में ये मच्छर हैं, वो अंडे से दिए हैं, आपने उसको कूलर को खाली करा, आपने उसको रगड़ के साफ़ नहीं करा, कोनों को साफ़ नहीं करा, आपने उसको सुखाया अगर नहीं, और अपने डायरेक्टली से पानी भर दिया, तो जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालेंगे, इन अंडों को फिर से ये उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनका पीरियड इतना लंबा होता है कि इस साल अगर आपने कूलर में पानी ख़त्म हो गया, गर्मियाँ ख़त्म हो गई, आपने कूलर के पानी को चेंज नहीं करा, आपने कूलर को साफ़ नहीं करा, आपने उसको एज़ इट इज़ रख दिया, और अगले साल जैसे ही आया, एक साल पूरा निकल गया, अगले साल गर्मी आई, आपने जैसे उसे पानी डाला, तो ये फिर से पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही ये डेवलप हो जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मच्छर के बारे में, ये जो मच्छर है ये डे बाइटर्स होते हैं और मल्टीपल बाइटर्स होते हैं। ये मच्छर बार बार काटता है, ऐसा नहीं है कि इस बार मच्छर ने एक बार खाया और खाने के बाद अब वो आपको बाइट नहीं करेगा। ये मच्छर बार बार रिपीटेडली एक इंसान को बार बार काटते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात इस मच्छर के केस में, इस मच्छर की जो बाइट होती है, ऐसा नहीं होता कि इस मच्छर की बाइट के बारे में आपको पता चले, कई बार इसकी बाइट जो होती है वो अननोटिस चली जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। छठी इंपॉर्टेंट बात इस मच्छर के बारे में, ये मच्छर फ्लाई कर सकता है 50 से लेकर 100 मीटर तक की रेडियस में। ये बात तो हमने करी इसके मच्छर के बारे में जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसकी जो लार्वा है, जो हमने स्टेजेस पर बनी थी, एग हो गया, एग के बाद जब लार्वा बनता है, इसके कुछ फीचर्स हैं इसके लार्वा के भी। अगर आपको घर में, मैं आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको पता लगाना है आप डेंगू की लार्वा को कैसे पता लगा सकते हैं, आप एक ग्लास लीजिए पानी का, ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उस ग्लास के अंदर आप पानी भर के रख दीजिए। जब डेंगू का सीज़न चल रहा है, आप साफ़ पानी आपको भर के रखना है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे विद इन 7 से 10 दिन के अंदर उसके अंदर आपको छोटे छोटे से कीड़े नज़र आने लग जाएंगे। जब आप उन कीड़ों को आप ऊपर उठाइए, उसको आप इस तरीके से फ्लिक करिए, तो आपको वो जो कीड़े होंगे वो पानी के नीचे से ऊपर की सतह पे आएंगे, और जैसे ही पानी की सतह पे आएंगे वो इस तरीके से रोल करते हुए आएंगे। इसे हम बोलते हैं फ्लिकरिंग मूवमेंट। जो डेंगू का लार्वा होता है वो फ्लिकरिंग मूवमेंट करता है जब भी आप उसे पानी में से हिलाते हैं। उसका मतलब ये होता है वो बेसिकली नीचे से ऊपर आता है पानी की सतह पर ऑक्सीजन लेने के लिए। आप इस तरीके से अपने घर में डेंगू के लार्वा को पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इससे आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि ये जो है ये पानी के कीड़े नहीं हैं। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि ये पानी के कीड़े हैं, बट वो डेंगू का लार्वा होता है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि डेंगू सिर्फ मच्छर के काटने से होता है, और लोग सिर्फ नोटिस करते हैं कि हमारे घर में मच्छर नहीं है। आपके घर में मच्छर नहीं है, बट अगर आपके घर में लार्वा डेवलप हो रहा है डेंगू का, तो आने वाले समय में वो मच्छर बनेगा, और हम उस लार्वा को इग्नोर कर देते हैं। हमें काम करना है लार्वा के ऊपर भी। हमें
हर तरीके से डेंगू से बचने के लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हमें वार करना पड़ेगा और हमें इससे बचना पड़ेगा। ये तो हुआ इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें ये जनरली मच्छर द्वारा इंसानों के अंदर आता है। अब बात करते हैं और कौन सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिससे ये इंसानों के अंदर आ सकता है। फर्स्ट जो हुआ वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को डेंगू हो जाता है तो वो डेंगू उस महिला के ब्लड के थ्रू उसके होने वाले बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकता है, जब वो बच्चा जन्म लेगा उस दौरान, या फिर जब वो बच्चा माँ के पेट में है उस दौरान। अगर ऐसा होता है तो वो जो बच्चा है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है, बच्चे का जन्म 9 महीने के पहले बच्चा जन्म ले सकता है। और अगर हम तीसरे वन की बात करें तो जो तीसरा तरीका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। अगर किसी हेल्दी इंसान ने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है, कहीं से ब्लड लिया और उस ब्लड के अंदर वो ब्लड अगर इन्फेक्टेड था डेंगू वायरस से, तो उस इंसान के अंदर भी डेंगू वायरस आ सकता है। और सबसे लास्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी इसका ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन है डेंगू का वो अभी भी मॉस्किटो के थ्रू के द्वारा ही है। इसीलिए हमारा मेन फोकस मॉस्किटो कंट्रोल वाली चीज़ों पर ही। क्यों ऐसा हो रहा है कि डेंगू के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, अचानक से डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर WHO की माने तो जनरली इसका एस्टिमेट दिया गया है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर हम देखें तो जैसे अभी दिल्ली की अगर हम बात करें, हिमाचल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा फ्लड आया था। तो फ्लड की वजह से मानसून में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ह्यूमिड होता है, थोड़ा सा वार्म होता है ना, जो नमी रहती है, इस दौरान मच्छरों की ब्रीडिंग बहुत आसानी से होती है। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिस वजह से क्या है, डेंगू का जो लार्वा है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले अगर देखा जाए तो डेंगू जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया गया होता था, बट आज के समय ये ग्लोबली ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ही हो गया। अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रांस में भी डेंगू के केसेस और आउटब्रेक्स दिखे गए हैं। और अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो जो ग्लोबल वर्डन है डिजीज़ का, उसमें से एशियन कंट्रीज़ जो है 70 से 80% एशियन कंट्रीज़ के अंदर डेंगू के केसेस आते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी हर साल डेंगू के केसेस हैं वो राइज करते हैं। बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, उसके बाद भी जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही हैं। और इससे सिर्फ ही केसेस नहीं आते, इससे बहुत सारी डेथ भी होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है हमें डेंगू की अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना चाहिए, इसको स्प्रेड करना चाहिए। और सिर्फ नॉलेज देने से काम नहीं चलेगा, हमें इस नॉलेज को अपने एक्शंस के अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हमें उसको अपने एक्शन में कन्वर्ट करके चेंज करना पड़ेगा, तभी हम डेंगू को रोक पाएंगे। तो आप सब लोग भी इन वीडियोस के माध्यम से जानकारी को लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। साथ ही साथ इस जानकारी में जो भी बातें बताई गई हैं उन बातों को आप भी फॉलो करिए हर हफ्ता। और 2 घंटे का रिमाइंडर अपने फ़ोन में ज़रूर लगा लीजिए, वो आपको याद दिलाएगा कि अब आपको डेंगू एक्टिविटी करनी है। और ये आपको 4 महीने के लिए ये प्रोसेस आपको हर साल करना है। तो इस डेंगू से हम कुछ हद तक डेंगू से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के बचाव के बारे में। डेंगू में कौन कौन से लक्षण आते हैं, डेंगू के लक्षण बच्चों में क्या होते हैं, गर्भवती महिलाओं में क्या होते हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, डेंगू की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आने वाली वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डेंगू के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।